जब नज़रियाती कौंसल को कोई मैटर रेफर होता है, एक स्पेसिफिक एक लाइन, एक पैराग्राफ लिखा जाता है कि वी नीड ओपिनियन इन दिस कॉन्टेक्स्ट या इन दिस पैराग्राफ, इन दीज लाइन्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कई वीडियोस हमने देखी हैं और आपने ये चीज़ें की, तो आपसे उन वीडियोस के बारे में तो ओपिनियन नहीं ली। जब आपसे ओपिनियन मांगी बिल्कुल। जाएगी तो आप उन वीडियोस के बारे में ओपिनियन दे दें अपने। लेकिन चूंकि वो जो बैठे हुए हैं, अब उनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनकी भी अलग से हिस्ट्री है, वो आप अलग से निकाल के देख लें। तो वो जिस मकसद फ़िक्र से बिलोंग करते हैं, जो उनके मकासद हैं इसके पीछे, मकसद और था, वो सबको पूरे पाकिस्तान में पता है कि वो क्या है। तो मज़हब की आड़ का एक ऐसा एक बुनियाद बन गई है कि जिसका वो दिल करे तो किसी के खिलाफ आपको मुकदमा बनाए और उसको। सर इसी के साथ चूँकि आपकी मुलाकात अली भाई के साथ हुई है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे होंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है और वो कैसे अपने दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हमने उनको नहीं सुना, नहीं देखा, आपकी मुलाकातें भी होती हैं उनसे। नहीं, माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है, वज़न काफ़ी कम हो गया उनका। तो तकरीबन उनका जो वेट है, आई थिंक 10 केजी के अराउंड वज़न कम हो गया। ये चीज़ तो बड़ी हैरानकुन बताई आपने कि 10 केजी वेट लॉस हुआ है, वो भी कुछ दिनों के अंदर। तो इसका क्या रीज़न है कि वो उसका रीज़न तो मेन ये मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि मैंने खाना जो है वो कम कर दिया है, यानी कि सुबह और शाम, यानी कि वो बहुत थोड़ा-सा। लेकिन एक इंसान जब जो बोलने वाला है ज़्यादा, जिसकी पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उसको जब आप सिर्फ इसी चीज़ से दूर कर दें कि उसको पब्लिक के साथ उसका इंटरेक्शन, उसका बोलना, तो उसी के लिए यही सबसे बड़ी जेल होती है। तो जेल में सबसे बड़ी उनके लिए परेशानी ये थी कि मुझे किसी भी जुर्म में, किसी मामले में मैं होता, मुझे जेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एलिगेशन 295C का मेरे ऊपर है ना, ये मेरे लिए जस्टिफाइबल नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये हो जाती है कि इस जुर्म में कम से कम मुझे नहीं होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाफिज़ ताहिर अय्यूबी साहब, जो इंजनस साहब के वकील हैं। और इंजनस साहब पर जो भी हालिया ब्लास्फेमी केस फ़ाइल किया गया है, उस केस को लेकर चल रहे हैं। उसी वजह से आज हमने इनको मदऊ किया है कि आज हम इनसे 1 टू 1 फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लें कि आखिर इंजनस साहब के केस की डेवलपमेंट क्या हो रही है। और अभी हालिया कुछ देर पहले ही इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का एक ओपिनियन आया है इंजनस साहब के केस के हवाले से कि उन्होंने इंजनस साहब के ख़िलाफ़ अपना ओपिनियन दिया है। तो उस ओपिनियन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इंजनस साहब के केस पर, तो इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे ताहिर अय्यूबी साहब के साथ। तो बगैर किसी ताख़ीर के सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ताहिर साहब कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इंजना साहब के केस के हवाले से हम न्यूज़ तो कवर करते आ रहे हैं और बहुत से लोग रेगुलरली इस पर अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंजना साहब के केस के हवाले से बहुत सी फ़ेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं कि इंजना साहब रिहा हो चुके हैं या फिर इस तरह से उनको पता ही नहीं था कि 295C कब लगी है उन पर। तो हमें पूरी मुकम्मल स्टोरी बताएं कि कैसे इंजना साहब को गिरफ़्तार किया गया और आज मेजर डेवलपमेंट क्या क्या है इंजना साहब के केस के हवाले से। बेसिकली जो इनिशियली जो अरेस्ट जो हुई है वो 3 MPO के तहत हुई थी। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है पाकिस्तान में, उसके तहत बेसिकली अरेस्ट किया गया था और लेटर ऑन फिर उन्होंने 295C की जो है वो FIR काट दी थी। और उस FIR के बाद फिर उनको मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई, जेलम जेल में रखा गया, फिर लेटर ऑन ट्रांसफ़र टू हाफिज़ाबाद जेल और फिर उनको जेलम की एक मुकामी अदालत में पेश किया। और वहाँ से फिर वो ये चीज़ जो है वो कंक्लूजन की तरफ गई कि ये मैटर जो है वो सेंड किया जाएगा, चूँकि जुरिसडिक्शन जो है वो FIA की है, साइबर की है, तो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा और वो इस पे एक FIR जो है, एक फ्रेश FIR लॉन्च करेंगे इस हवाले से। और फिर वो इस तरह से एक नई FIR हुई और उस FIR के तहत इनको अरेस्ट जो उनकी थी जो उनकी वो उनके हवाले की गई NCCI के, और फिर उन्होंने रिमांड लिया और वो 7 डेज़ रिमांड के बाद फिर पटियाला जेल के लिए शिफ्ट हो गए। अच्छा, इस दौरान जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना, जो ये FIR का जो ये प्रोसेस है, बेसिकली एक 295C है डायरेक्टली। अगर कोई कहता है कि किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, जो 295C का जो लॉ है पाकिस्तान में, कि यूटर्स डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर ये कहा जाए कि किसी ने कोई बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसे अल्फाज कहे हैं जो कि अहानत रसूल की कैटेगरी में फॉल करते हों, जो ऐसे हों, जो ब्लास्फेमस हों, जिनका जो कंटेंट इस तरह का हो, जो तौहीन आमेज़ हो, तो कहा जाएगा उन्होंने ब्लास्फेमी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अहानत रसूल का वो मुर्तकिब हुआ। लेकिन जब मामला किसी वीडियो के ज़रिए आ जाता है कि अगर किसी ने कोई वीडियो में कोई बात की हो या किसी ऐसी डिस्कशन के दौरान जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए हो, या तो फिर ये कहा जाएगा कि जब तक ये मैटर साइबर को ट्रांसफ़र ना हो या साइबर इसकी प्री इन्वेस्टिगेशन ना करे, तो FIR नहीं हो सकती।
तो इस केस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि बगैर किसी प्री इन्वेस्टिगेशन के, जिसमें 160 का एक नोटिस सेंड होता है और उस नोटिस के वो एक फर्स्ट नोटिस फिर सेकंड नोटिस, उसमें वो अपना आर्गूमेंट्स वो करते हैं, यानी कि अपना वो डिफेंस देते हैं, वो बताते हैं कि हमने इस तरह का कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, या अगर किया है तो उसके बैकग्राउंड्स क्या थे, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसकी डिटेल्स क्या थी। तो वो तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली, चूँकि एफआईआर एक ऑलरेडी जो 295 की हो चुकी थी, उस एफआईआर को फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया और उस एफआईआर पे एक नई एफआईआर 154/25 जो थी, एनसीसीआई ने उसको लॉन्च किया और उसके जो कंप्लेनेंट थे वो एसपी इन्वेस्टिगेशन जेलम थे, जो कि रिसेंट इसमें है। अब इस मामले में आज इन्होंने एक ओपिनियन मांगी थी नज़रियाती कौंसल से कि इस बारे में अपनी वो राय दें। इस ओपिनियन से पहले जो पाकिस्तान के उलमा कराम, पाकिस्तान के मुफ्तियान कराम, जिन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बहुत डिटेल में फतवा जात जारी किए और उसमें उन्होंने कहा कि नकल कुफर कुफर ना बाशत, कि अगर कोई शख्स कुफर की नकल करता है तो वो कुफर नहीं करता। इस बेस के ऊपर उन्होंने फतवा जात जारी किए, चूँकि कुरान में भी ये तमाम चीज़ें इसी तरह से मेंशन है, अहादीस के अंदर है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता था, वो जो जो उनकी जो एफआईआर का जो कंटेंट है, जिस एफआईआर जिसकी वजह से ये एफआईआर हुई और कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लफ्ज़ उन्होंने अदा किए। अच्छा, उसकी जो, अब मुझे आइडिया नहीं आपको उसके कॉन्टेक्स्ट का उसका आइडिया है जो उसका या नहीं है, अगर आपने वो एफआईआर देखी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनका ये अकीदा है, वो समझते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो किसी के अकीदे को डिस्कस करना कि वो समझते हैं, तो उसको नकल करने पे कोई गुस्ताखी नहीं है। अब दूसरी बात ये कि क्या यहाँ से ये देखा जाएगा कि जो चीज़ नकल की जा रही है, आया वो उनके अकीदे में वो मौजूद भी है या नहीं? क्या ये उनके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन तो नहीं है? या उसके ख़िलाफ़, या उनको उनकी आड़ में, क्रिश्चियन कम्युनिटी की आड़ में ऐसा तो नहीं है कि आप खुद से उन लफ्ज़ों को गढ़ लें और आनत रसूल के मुर्तकिब हो जाएँ? तो इस केस के अंदर मैंने इन्वेस्टिगेशन को भी, और मैं अब आपके इस प्रोग्राम की साथत से भी वो आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। वो बुक्स आप बाद में उसको ऐड करना चाहें तो उसमें कर दीजिएगा। 15 टू 20 बुक्स जो है मेन स्ट्रीम की, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की बुक्स हैं और उनके आर्टिकल्स हैं, जिसमें उस लफ्ज़ को यूज़ करते हैं और वो क्लेम करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के जो मज़हब के अंदर ये बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी को नबी नहीं मानते। अगर ऐसा मुमकिन बिल्कुल। हो, ये जो पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे ईमान रखते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आखिरी नबी मान लें, तो ईमान का तकाज़ा ये है, हमारा ईमान ये कहता है कि हमारा ईमान तो बुनियाद इस पे करता है वहदानियत पर और ख़ातमुन नबिय्यीन की आखिरी नबी होने पर, यानी कि ख़ातमुन नबिय्यीन पर, बिल्कुल। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी। लेकिन दोनों चीज़ों पे हमारा ईमान जो है वो बेस करता है। अगर इस बात पे क्रिश्चियन कम्युनिटी कह दें कि आप सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन हैं, तो फिर तो वो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो दुनिया के क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, वो तो फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल। किया क्या कि अब ये जो पाकिस्तान के अंदर जो जो चंद लोग जो हैं मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के, यानी कि एक ख़ास अब मुख्तलिफ तो मैं नहीं कहूँगा कि मखसूस मकतब फ़िक्र के लोग जो है, जो इसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है? वो कहते हैं कि उनके अंदर ऐसा अकीदा नहीं है। तो वो इस एफआईआर की, या वो इंजीनियर साहब की आड़ में, उनके बुक्स में इतने वो आगे चले गए हैं कि वो अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के अकीदे को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे जो मुज़क्किर बात ये है, वो कहते हैं क्रिश्चियन ऐसा कहते ही जी। नहीं है। मुझे आप ये बताएँ, मैं बल्कि वो जो आज की जो रिपोर्ट है उसके साथ भी लिंक करके इस चीज़ को कहूँगा। आप आए रोज़ देखते हैं कि फ्रांस के अंदर भरपूर आप सल्लम की शान में गुस्ताखाना मवाद हर साल शेयर होता है और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होते हैं। हम उन एहतजाज में शामिल होते हैं और हम कहते हैं कि इनको बंद किया जाए। वो मुख्तलिफ वीडियोज़ शेयर होती हैं और मुख्तलिफ हम उनके खिलाफ जाते हैं, हम उनको रिपोर्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम फेस करते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए मसाइल हैं। मुझे बताएँ कि जो फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग हैं वो कौन है जो ये आए रोज़ इस तरह के जो गुस्ताखाना मवाद शेयर करते हैं? आपको हैरानगी होगी, वो तमाम बिल्कुल। क्रिश्चियन लोग हैं। वो क्रिश्चियनिटी है जो ये काम करते हैं, आप सल्लम की शान में इस हद तक गिर जाते हैं लोग। मुझे बताएँ कि आज ये लोग सिर्फ़ इंजीनियर साहब के उनके खिलाफ ज़ाती रंजिश के अंदर इस हद तक गिर गए हैं कि अब उसी कम्युनिटी को डिफेंड कर रहे हैं जिनके खिलाफ ये पाकिस्तान में एहतजाज करते थे।
वो कहते थे कि ये जो गुस्ताखाना मवाद शेयर हो रहा है, नऊज़ुबिल्लाह नबी के वसल्लम की चेहरे के वो खाके बना के वो शेयर करते थे, आज उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, इतने ये गिर गए आज। ये आप हैरान होंगे कि इस जी सारी केस की डेवलपमेंट में नज़रियाती कौंसिल के पास जो ओपिनियन पेंडिंग थी, हम इस बात में मुतमईन थे, हमें था कि वो कुछ लोग, क्योंकि हमें उन बाय नेम सारों का मुझे आइडिया है जो मेंबर्स हैं, लेकिन मैं बिलीव करें कि इस बात में मेरा जो एक माइंडसेट था, मैंने कहा कि वो ज़रूर ये कहेंगे कि ये माजी में ये करते आए हैं, और वो ज़रूर ये कहेंगे कि इनकी सरजनिश होनी चाहिए, वो ज़रूर कहेंगे इनको कोई ताकीद होनी चाहिए, या वो कहेंगे इन्होंने ये जो कहा ये नहीं कहना चाहिए था, इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, वो तौबा करें, वो ताइब, वट कोई बात कही जा सकती है, वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगे कि 295C का जो लॉ है वो डायरेक्टली है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स यूटर्स बाय एनीवन अगेंस्ट होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बताएं कि इस पूरी एफआईआर के जो कंटेंट है या इस वीडियो की जो डिस्कशन है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, आपने आप सल्लम की शान में कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोले। और आपको बड़ी हैरानगी होगी अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है, जो आज जो एक ओपिनियन आई है, पहली बात तो हम उस ओपिनियन को रद्द करते हैं फुली तौर पे, हमने इस पर डिस्कशन की है और हम इसको फुली तौर पे रिजेक्ट करते हैं, इस जो ये रिपोर्ट जो आ जाइए, ये रिपोर्ट बेसिकली ये इसको जो लिखा गया ऊपर जो लफ्ज़ लिखा है बाबत फैसला, हम इस फैसले के लफ्ज़ को मुस्तरद करते हैं, ये लफ्ज़ फैसला है ही नहीं। बेसिकली जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी कौंसिल है, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल पाकिस्तान, इनका जो बेसिक जो मकसद है वो बेसिकली एडवाइजरी कौंसिल है कि इनसे पार्लियामेंट या कोई भी इदारा ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वट एवर, ड्यूरिंग ट्रायल, कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट या हमारी सूबाई जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो उनसे रिपोर्ट ले सकती हैं, एक ओपिनियन ले सकती हैं कि ये मैटर हमारे पास पेंडिंग है, अपनी आप ओपिनियन दें कि इस पर आप क्या राय है, इसमें कि आप क्या समझते हैं कि इसमें शरई असूल क्या हैं। तो वो उनको जो ऊपर लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए था हमारी राय, यानी कि वो राय लिख सकते हैं इस पर, ठीक है, मुतफिका राय कह लें कुछ भी। तो उन्होंने पहला लफ्ज़ ही जो उसको स्टार्ट किया, लिखा फैसला। इस लफ्ज़ से हमें इतराज़ है, एक लफ्ज़ से कि आपने फैसला किस मद में आपने लिखा है, आपको फैसला करने का इख्तियार ही बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ राय दे सकते हैं, फैसला आप नहीं दे सकते कि किसी की ज़िंदगी मौत का आप बैठ के फैसला करें। तो फिर पाकिस्तान की अदालतों को बंद कर दें, फिर अगर आपने फैसले देने हैं तो फिर क्यों ये बिल्कुल सेशन बिल्कुल ट्रायल्स हैं और ये हाई कोर्ट की ये अपीलेट कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की ये जो कोर्ट्स हैं, क्यों है फिर छोड़ दें, फिर आप अपनी अदालतें लगा लें और फिर आप फैसले दें जिसके खिलाफ लिखना है। अब मैं उस रिपोर्ट का थोड़ा सा उसको डिस्कशन कर लूँ ताकि वो भी चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाएंगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जो इसका रिपोर्ट का जो सेकंड पैराग्राफ है, जो पॉइंट, वैसे फर्स्ट पॉइंट उसका बनाया लेकिन पैराग्राफ सेकंड है, अगर आपके सामने है, तो उसमें लिखा, अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ कुफरिया अल्फाज नकल हुए हैं, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत यह है कि जब इन तमाम मकामात को देखा जाए तो साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ इन अल्फाज को बतौर रद्द इनकार और सख्त तनबीह के जिक्र किया गया है, ना कि किसी तायद के तौर पर। तो अब तनबीह ही बेसिकली करनी है ना। आप जब किसी के अकीदे को कोट करते हैं, किसी की बात करते हैं, मैं आपको बुक्स दूंगा तो आप इसके बाद उनको ऐड कीजिएगा उन तमाम बुक्स को, जो रेफरेंसेस को, मेन स्ट्रीम की बुक्स हैं, ये अंदरून बाइबल और कैल्विन इन इस्लाम और ये दमास्कस हिस्ट्री, ये सारी जो बुक्स हैं मेन इनकी किस्म की, उसमें ये एग्जैक्टली ये लफ्ज़ लिखते हैं ये सारे। और बल्कि आप उसको देखेंगे तो मैं चूँकि बोल नहीं रहा, पाकिस्तान में हमारे हालात हैं, वो कह देंगे जी आप सब में भी 295C के मुर्तकिब हो गए। तो इस तनाज़र में आप जब उनको देखेंगे तो वो इससे कहीं आगे के नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखियाँ की हुई हैं। वो इनको वो नॉर्मलाइज़ वो कहते हैं ये नॉर्मल थिंग हमारे लिए, रूटीन की बातें हैं। तो ये इतने बुक्स में गिर जाना और कहना कि किसी के खिलाफ इतने बाइस्ड होके, और इस डिसीजन को देते हुए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने जो इसमें कही है, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर का ये बयान फसाद फिल अर्ज़ को फैलाने का बाइस है, इसलिए पाकिस्तान की मसीह बरादरी को एक मरासला भेजा जाएगा कि वो तहरीरी तौर पर वाज़ेह करें कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्फाज कहे हैं, क्या इनकी मुक़द्दस किताबों में और इज्तिमाई तौर पर इनकी राय है या नहीं। अब ये एक सवाल है उनका आखिरी पैराग्राफ में, वो कहते हैं कि हम इनको मसीह बरादरी के पास भेजेंगे कि वो बताएं कि आया उनका ये अकीदा है या नहीं। मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर जो पहले आज तक केसेस हुए हैं, आसिया का जो केस था, उसके अलावा जो बाकी केसेस हैं, अभी जेल में कितने अडयाला में कैदी हैं इस मामले में, जो आप सल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जो मुर्तकिब हुए हैं, मुझे बताएं कि क्या क्रिश्चियन अगर इस तरह का अकीदा भी रखता हो तो वो ज़ुबान से लफ्ज़ निकालेगा कि हमारा ये अकीदा है। आप एक कॉमन कभी बात भी ले लें, आप एक कॉमन बिल्कुल बात आज की इसी आपकी इस डिस्कशन से मैं एक बात को क्लियर करूँ। नजाशी के पास, जो बादशाह के पास, जब जाफ़र बिन तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और उनका जो वफ़द था, जो कि यहाँ से हिजरत करके गए थे, जब उनके सामने पेश हुए तो वहाँ से अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त चूँकि वो मुसलमान नहीं थे, और वो जब सामने उनके मुनाज़रे के लिए वो पेश हुए तो उन्होंने, नजाशी ने और कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की,
नजाशी ने सिर्फ ये कहा कि बताएं कि आपके नबी पे जो वही आती है या जो आपके नबी का जो कलाम है, जो आपकी जो बुनियादी जो अकीदे में से है, बताएं वो क्या है। मुझे बताएं किसी भी मज़हब का जो अकीदा है वो ज़ुबान से बयान नहीं होता, या नहीं कहा जाता कि ज़ुबान पे हम कितनी बातें मुझे बताएं जो रूटीन में आज तक कुरान की कितनी आयात हैं जो हमने डिस्कशन में लेके आए। हो सकता है आपने कुरान की जो 6,500 के करीब आयात हैं उसमें से कितनी आयात को आपने आज तक लिया होगा या कोट किया होगा किसी जगह पे, नहीं ली जाती। लेकिन वो हमारी किताब, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी बुनियादी अकायद में से है। हमसे कोई शख्स पूछेगा अगर कि आपकी, हमें बताएं कि आपका अकीदा क्या है, आपकी आप को कैसे हम जस्टिफाई करें कि आपका मज़हब क्या कहता है, तो हम उसको पेश करने के लिए कुरान देते हैं। हम कहते हैं इसको पढ़ें, ये हमारा अकीदा है। फिर हम अगर वो कहते हैं मज़ीद हमें एलोब्रेशन चाहिए तो हम कहते हैं बुखारी हमारी मुस्लिम किताबों में से है, मुस्लिम शरीफ है, अब तिरमिज़ी है, अबू दाऊद, सुनन नसाई, हम बाकी बुक्स के हवाले देते हैं। इसके अलावा जो बुक्स हैं हम कहते हैं आप इनको देखें, इनमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन है इन बुक्स के अंदर। तो नजाशी के सामने जब वो जो मामला सामने आया तो वो बड़ी, उन्होंने क्या वहाँ पर उनको पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा हमारा जो बुनियादी अकीदा, उन्होंने कोई और चीज़ नहीं बताई। उन्होंने कहा वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। वो सारी उन्होंने वो पूरा वो 36 तक वो सारी आयात पढ़ी, 16 से ऑनवर्ड, और उन्होंने वो सारा उसको अपना जस्टिफाई, उन्होंने कहा बिल्कुल यही अकीदा है, यही बात है। तो किसी की अगर आपने अकीदे की जस्टिफिकेशन देनी है तो वो आप उन बुक से देंगे, उन हवालाजात से कि ये देखें इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है, जो कि आए रोज़ प्रिंट हो रही हैं उनकी बिल्कुल। बुक्स। और उसके अलावा जो इस्लामिक बुक्स हैं, जो वो भी आपसे मैं शेयर कर दूँगा, आप उनको भी अगर किसी जगह लगाना चाहें जेपीजी में, इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि लोगों को इस चीज़ में पॉइंट ऑफ व्यू मुकदमा क्लियर हो बेसिकली है क्या, जिसको टोटली इस जो ओपिनियन आई है जिसपे इग्नोर किया गया बाइस्ड होने की वजह से। उसमें आप ये देखें कि इस्लामिक बुक्स में, और मल्टीपल स्कॉलर्स हैं और इससे पहले काफ़ी वीडियोज़ हैं जो इन चीज़ों को, इन अकीदों को एड्रेस करने के लिए वो यही बातें वो करते थे और इन चीज़ों को वो इंडोर्स करते थे कि ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। और वो कहते थे कि मसीह उन अकीदों से एक मुस्लिम अकीदे को वो उसका इंटरसेक्शन करते हुए वो या उसका एनालिसिस करते हुए वो कहते थे, क्रिटिकल एनालिसिस के दौरान वो कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियनिटी की बुक्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है, या वो ये कहते हैं, हम उसका दिफा इस तरह करते हैं। आप उनकी बुक्स का अपनी किताबों में दिफा करते रहे हैं, आपने कहा हुआ कि ये उनका, आप उसका रद्द करते रहे हैं। आज आप कैसे कह रहे हैं कि जब उस पॉइंट को आप डिनाई किस तरह से कर सकते हैं? तो हम अपनी सिर्फ हमारे बिल्कुल। पाकिस्तान के, आप किस इदारे में बिलीव करेंगे फिर? जब तमाम की राय जो इतनी बाइस्ड राय हो जाएगी, वहाँ कौन से नज़ाती कौंसिल में मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं जो इस पे फतवे देंगे या इस पे जो सिग्नेचर, आप उनकी वो लिस्ट आपको, आप उस पे देखें, उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री को पढ़ें तो आप बड़े हैरान होंगे कि ये नज़ाती कौंसिल के साथ जाती है सबसे बड़ी, कि अगर पाकिस्तान की इतनी बिल्कुल। बड़ी एक ओपिनियन कौंसिल है कि जिनकी राय का एक एहतराम है, लेकिन वहाँ इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिनको बेसिक इस्लाम के एथिक्स का नहीं पता और बेसिक प्रिंसिपल्स का नहीं पता कि किन बेस पे आपने अपनी वो रिपोर्ट या अपनी ओपिनियन। सर इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा इसी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिपोर्ट के हवाले से कि इसमें हमने एक और अजीब चीज़ देखी कि यहाँ पर इस केस के मुतल्लिक राय इनसे पूछी गई थी, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंजीनियर साहब का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है जी कि जी, वहाँ पर मैं ये भी उसको कहा गया कि इंजीनियर, बता रहा हूँ, जी जी, मैं उसको तो पढ़ देता उसका हूँ। क्या लीगल ग्राउंड है? जी, मैं जी उस पे जी। आ रहा हूँ। इस पे पहले तो चलो लीगल ग्राउंड के हवाले से बात कर लें। इस पे मल्टीपल जजमेंट्स जो हैं वो हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं कि ये जो नज़रियाती कौंसिल का कोई भी ओपिनियन या उसका जो फैसला वो कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, और वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल्कुल। पे भी बाइंडिंग नहीं है, वो प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली पर भी बाइंडिंग नहीं है। उनकी ओपिनियन की हैसियत है, एडवाइजरी कौंसिल है वो, कि वो एक ओपिनियन, एक राय दे सकती है। लेकिन इस फैसले को मज़ीद मशकूक उन्होंने इस रीज़न से कर दिया। आप उसका सेकंड पैराग्राफ देखें, जब वो ये कहते हैं शरई असूल ये है कि कुफ़र के अल्फाज सिर्फ इस वक्त नकल किए जा सकते हैं जब इनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत, बातिल की तरदीद, तालीम या तनबीह वगैरह। बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ और बाज़ सूरतों में सख्त गुनाह है। अब ये दोनों बातें, वो कहते हैं कि अगर ये तमाम चीज़ें ना हों तो बिला ज़रूरत ऐसे कलमात को दोहराना नाजायज़ है और बाज़ सूरतों में गुनाह है। ये खुद मान रहे हैं। वो कहते हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर शहादत किसी की देनी हो, बातिल की तरदीद करनी हो, तालीम या तनबीह करनी हो, तनबीह किसी को, तो फिर ये जायज़ है, अदरवाइज़ जायज़ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो गुनाह है। अच्छा, आपने दोनों बातें खुद से जस्टिफ़ाई कर दी। आपने कहा चलें कहना तो इन बातों की सूरत में कह सकते हैं। अगर ये बातें नहीं है तो चलें आपने गुनाह का काम किया। मुझे बताएँ, आप इन दोनों बातों पे आपने स्टैंड नहीं किया। आप इन दोनों बातों से खुद डिनाई हो गए। आपने चलें कह दिया कि वो नकल ही किया था, आप इसको मुकदमा खड़ा कर रहे हैं। किसी भी मुकदमे के ग्राउंड्स होते हैं, उनके कुछ बेसिक्स होते हैं, जिन बेसिक्स के ऊपर आप उसकी फाइंडिंग देते हैं। आपकी बेसिक आप स्टैंड यहाँ से ले रहे हैं कि अगर ये रीज़न हो तो फिर जायज़ है। तो आपने कैसे जस्टिफ़ाई कर लिया कि ये रीज़न नहीं थी इसके अंदर? चलें ठीक है, रीज़न नहीं थी, एक लम्हे बिल्कुल। के लिए आपने कह दिया वो रीज़न नहीं थी, तो फिर आप खुद बता रहे हैं कि वो फिर गुनाह का काम हुआ। चलें गुनाह की तो आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, आप वो बताएँगे जी, कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है, ये क्या है मतलब? खुद लिख रहे हैं वो बिल्कुल। नाजायज़ चीज़।
तो गुनाह तो नमाज़ छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। मुझे बताएँ कि कबीरा गुनाहों में से नमाज़ छोड़ना, नमाज़ छोड़ना कबीरा गुनाह है। मुझे बताएँ कितने मुसलमान दुनिया में नमाज़ पढ़ रहे हैं? जो बुनियादी इस्लाम के कायदे हैं, कितने लोग उसको पूरा कर रहे हैं? तो क्या आप उनको सज़ाए मौत दे देंगे? कितने नमाज़ ना पढ़ने वाले लोगों को आप सज़ाए मौत दे देते हैं? 295 की सज़ाए मौत है। तो गुनाह की डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे आप? ये इतना बड़ा एलिगेशन है इस रिपोर्ट के ऊपर जो इन्होंने इशू की है। मैं हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर कि ये लोग वहाँ बैठे जो नज़रियाती कौंसिल में जिनको अपॉइंट किया गया इन कामों के लिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन लोगों के ऊपर। अब इसी को आगे देखें, वो कहते हैं खुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन आमेज़ जुमले नकल करने की कतई इजाज़त नहीं है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के कई बयानात में ऐसे जुमले मौजूद हैं जो नकल कुफ़र पर मुश्तमिल हैं मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए। जब नज़रियाती कौंसिल को कोई मैटर रेफर होता है, एक स्पेसिफिक एक लाइन, एक पैराग्राफ लिखा जाता है कि वी नीड ओपिनियन इन दिस कॉन्टेक्स्ट या इन दिस पैराग्राफ, इन दीज लाइन्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कई वीडियोज़ हमने देखी हैं और आपने ये चीज़ें कही, तो आपसे उन वीडियोज़ के बारे में तो ओपिनियन नहीं ली। जब आपसे ओपिनियन मांगी जाएगी तो आप उन वीडियोज़ के बारे में ओपिनियन दे दें अपनी। लेकिन चूँकि वो जो बैठे हुए हैं, अब उनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनकी भी अलग से हिस्ट्री है, वो आप अलग से निकाल के देख लें। तो वो जिस मकसद फ़िक्र से बिलोंग करते हैं, जो उनके मकासद हैं इसके पीछे, मकसद तो और था। वो सबको पूरे पाकिस्तान में पता है कि वो क्या है। तो मज़हब की आड़ का एक ऐसा एक बुनियाद बन गई है कि जिसका वो दिल करे तो किसी के खिलाफ आप कोई मुकदमा बनाएं और उसको ड्रैग करें। कतई नज़र मैं बिलीव करें कि मैं नज़रियाती कौंसिल से बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था और हमने कोई अप्रोच नहीं की, कुछ नहीं किया, अंडर छोड़ दिया कि ठीक है वो पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है, उनकी कोई राय का एहतराम है, वो राय जो आएगी उनकी वो ठीक होगी। लेकिन एक इतनी बायस्ड राय और ये चीज़ें जो बुनियादी उसूलों के सिरे से खिलाफ है, जो बुनियादी शरई उसूलों के खिलाफ है, जिसकी बुनियाद ही गलत है और जिसका एंड रिजल्ट गलत है। अब मुझे बताएं इसके एंड पॉइंट पे आप चले जाएं। वो कहते हैं कि हम ये भेजेंगे, मसीह बरादरी को भेजेंगे। अच्छा, अगर आपने मसीह बरादरी को भेजना था और उनकी राय लेनी थी तो फिर आपने फैसला किस बुनियाद पे दिया था? आपकी सारी रिपोर्ट मशकूक हो गई है ना। एक तो आपने शुरू में कह दिया, आपने कहा कि मसीह बरादरी की के इसको नकल करना ही ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं, नकल कर सकते हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन कम्युनिटी पहले वो बताएगी कि जी आपका इस तरह का अकीदा है या नहीं। मुझे बताएं क्रिश्चियन लिख के दे सकता है अकीदा है या नहीं? उनकी जब बुक्स ओपन बता रही हैं, ये उनकी बुक्स हैं जो हमने इन्वेस्टिगेशन को भी दे दी है और हमने जो कोर्ट में प्रेजेंट करनी है, हमने क्लियर उसमें वो तमाम बुक्स के वो ज़रूरत पड़ने की नहीं है, वो खुद जो बैठे पढ़ने वाले उसको पढ़ लेंगे, वो देखें मेन स्ट्रीम की बुक्स हैं। हाँ, अगर वो ये डिनाई करते हैं ये हमारी बुक्स नहीं है तो फिर है। अब उनके अकीदे के बारे में हम वो कहें कि ये हमारी बुक्स नहीं है, ये हमारे ऑथर नहीं है, ये हमारी ये मेन स्ट्रीम की हमारी बुनियादी अकायद नहीं है, वो कितनी बुक्स को डिनाई करेंगे? और रीसेंट पब्लिकेशंस हो रही हैं उन बुक्स की, फ्रेश पब्लिकेशंस हो रही हैं दुनिया के अंदर। अभी रीसेंट 2025 के आर्टिकल्स हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप वो भी दिखाएं दुनिया को कि वो इनका आइडिया हो कि ये पाकिस्तान में ये अपना मज़हब के हवाले से इनका क्या अकीदा है हमारे मुसलमानों के बारे में। आप ये चीज़ तो आपने बताई कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का ओपिनियन कोई बाइंडिंग नहीं है, बल्कि एज अ सजेशन एडवाइजरी लिया जाएगा। इसके ऊपर अली भाई, इसकी वजह से अली भाई के केस के ऊपर भी कोई ख़ास इम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। तो इसके बाद अली भाई के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि मज़ीद अली भाई के केस की फ़र्दर प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, तो वो किस तरफ जा सकता है, मज़ीद फ़र्दर डेवलपमेंट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम पहले बेल की तरफ हम जा रहे थे और बेल हमारी जो पेंडिंग थी रावलपिंडी में, वो अब हम उसको परसू नहीं करेंगे। ये हमारा मुत्तफ़िका हमारी टीम का एक डिसीजन है और इस पे हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है और अभी हम कुछ टाइम के लिए बेल को हम जो है वो प्रेस नहीं कर रहे, उसको हम पेंडिंग कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम अपना लाइबल बनाएंगे क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने क्या करना है। मेरी कल उनसे पटियाला जेल में मुलाकात भी होनी है और मेरी परसों भी मुलाकात हुई थी और उसमें डिटेल डिस्कशन हुई है हमारी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे फ्यूचर की जो वो है वो तमाम। अब चूँकि रिपोर्ट एक सामने आई है, ओपिनियन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कल डयाला जेल में मुलाकात के दौरान इंशाल्लाह अगर कल हमें परमिशन मिलती है तो मैं तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा उनके साथ और उनसे भी राय लूँगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पर उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या जो है वो सजेशन कर देते हैं। जी सर, आपका टाइम भी बहुत कम है। आखिर में बस मैं अली भाई के स्टूडेंट्स बहुत से सवालात करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि क्या अली भाई की मुलाकात हुई है अभी आप लोगों वकला के अलावा उनके घर वालों से? वालिद साहब से तो मुलाकात हुई है, लेकिन बाकी घर वालों से, उनके रिलेटिव से? नहीं, बाकी रिलेटिव से मुलाकात नहीं हुई, मेरी उनसे मुलाकात जो है वो होती रहती है और जो भी कोई उनकी कोई डिस्कशन हो वो मेरे थ्रू हो जाती है और वो उन तक पैगाम सारा उन तक पहुँच जाता है। तो वालिद साहब उनकी जो बेसिकली जो दादी हैं इंजीनियर साहब की, वो ज़ईफ़ुल उम्र है, आई थिंक 98 उनके राउंड अबाउट उनकी एज है। तो उनके वालिद साहब जो है वो उनके बगैर वो उनका गुजारा नहीं है, वो उनके साथ उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो वो उनको छोड़ के आना मुश्किल है। तो उनकी मुलाकात शायद जी जल्दी पॉसिबल ना हो या वो उनको छोड़ के आना मुश्किल है उनके लिए। तो घर वालों की मुलाकात तो बिल्कुल नहीं हुई, किसी की नहीं हुई मुलाकात।
जी। सर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी कि जो मुखालिफ वकला हैं उनकी तरफ से एक क्लेम किया गया कि जब वो अली भाई को देखने के लिए जेल में गए तो उन्होंने देखा कि अली भाई एसी और बाकी सब फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं, तो इसकी क्या हकीकत है या फिर ऐसे ही ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? ये सारा प्रोपेगेंडा है। वो जो वीडियो आई थी वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से थी कि इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस में थी, तो एफआईए के वो सेल में थे जब, तो उस दौरान उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रूम में बुलाया गया था और रूम में कुछ चीज़ें उन्होंने कहा ये बताएं जी ये कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो एक बैठ के चेयर पे वो चीज़ें उनके सिस्टम में निकाल के उनको बता रहे थे ये आप इसको देखें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सारा ही प्रोसेस चल रहा था। इन्होंने क्या जाके प्रोपेगेंडा कर दिया कि जिनको वहाँ रखा हुआ है, वैसा ही ये चीज़ें, ये तो वो एक खाम-खा की वो एक एलिगेशन है, वो प्रोपेगेंडा करने वाली बात है। इसमें इस तरह की बातों में कुछ सदाकत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखें, आपने बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एक जो इन्वेस्टिगेशन तक जो अफ़सर है, उसने जाके लॉकअप के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती। जब इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, आपका जो पैनल बैठता है वो आपको लेके रूम में आते हैं। चाहे रूम में आएँ ताकि आपसे हम सवालात करें और आप वो तो जाके लॉकअप में तो नहीं बैठेंगे ना बाकी मुलज़िमों के साथ। तो जी, उनको जी। जाके वो जिस टाइम आए स उन्हें सहूलियात मिल रही हैं और ये मिल रही है, बेसिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। सर इसी के साथ चूँकि आपकी मुलाकात अली भाई के साथ हुई है तो बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे होंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है और वो कैसे अपने दिन गुज़ार रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हमने उनको नहीं सुना, नहीं देखा, आपकी मुलाकातें भी होती हैं उनसे। नहीं, माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है, वज़न काफ़ी कम हो गया उनका। तो तकरीबन उनका जो वेट है आई थिंक कोई 10 केजी के राउंड अबाउट वज़न कम हो गया। और बस वो अच्छा। ज़्यादातर मुझे यही कह रहे थे कि वो कुरान के साथ जो तफ़सीर के साथ ज़्यादा अटैच हैं, कि कह रहे मुझे बड़ा मौका मिला और मुख्तलिफ वो बल्कि मुझे बता रहे थे कि जो वर्ड्स के हवाले से मज़ीद मैंने जो है वो एलैबोरेशन हुई है और वो तर्जुमा पढ़ने के दौरान। तो माशाल्लाह अच्छे हैं, सेहत अच्छी है उनकी। तो लास्ट डिस्कशन में तो चीज़ें बड़ी हमारी क्लियर थी और डायरेक्शन भी बड़ी क्लियर थी। तो सारी मैंने उनके साथ शेयर की और बाकी वो अपनी घर वालों के लिए भी और बाकी दोस्तों के लिए भी, मेरी जो लीगल टीम जो मेरे साथ सॉरी जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी वो सलाम दे रहे थे और कह रहे थे कि मुझे जितना टाइम मिलता है मैं दुआ को भी हूँ सबके लिए और सलाम भी उन्होंने सबको दिया। तो अपनी जगह तो माशाल्लाह वो ठीक हैं, लेकिन डेफ़िनेटली एक जो कैद है वो कैद होती है। जेल में आप किसी को कोई भी फैसिलिटी दें तो वो आप ये नहीं कह सकते वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको और वो आप डेफ़िनेटली जेल की जो ज़िंदगी है जब तक वो है तो मुश्किल होती है किसी भी इंसान के लिए। जी। नहीं ये चीज़ तो बड़ी हैरानकुन बताई आपने कि 10 केजी वेट लॉस हुआ है, वो भी कुछ दिनों के अंदर, तो इसका क्या रीज़न है कि वो उसका रीज़न तो मेन ये मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि मैंने खाना जो है वो कम कर दिया है, यानी कि सुबह और शाम, यानी कि वो थोड़ा-सा, ताकि थोड़ा-सा अपना वेट भी, ऑलरेडी वेट पहले बढ़ा हुआ था, कहते चलें मुझे एक बहाना मिला है कि मैं अपना वेट थोड़ा-सा कम कर लूँ और इसी तरह से कोई थोड़ी-सी वॉक का वर्जिश का थोड़ा-सा मुझे वो मिल जाएगा कि मैं अपना उसको बेहतर करूँ। लेकिन एक इंसान जब जो बोलने वाला है ज़्यादा, जिसकी पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उसको जब आप सिर्फ़ इसी से चीज़ें दूर कर दें कि उसको पब्लिक के साथ उसका इंटरेक्शन, उसका बोलना, तो उसी के लिए यही सबसे बड़ी जेल होती है। तो एक अलग से सेपरेटली बिल्कुल। उसको जेल में मज़ीद उसको डालना और वो करना, और फिर इस तरह के जुर्म में ख़ास तौर पे जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जिसने उसी नबी की जो ख़िदमत कर रहे हैं, उसी नबी की शान में वो उनकी आए रोज़ कोई वीडियोज़ आती रहती हैं। तो उन्हीं नबी की गुस्ताखी के मामले में वो जेल में है। ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जिस नबी के बिल्कुल। सहाबा किराम का तारफ़ उन्होंने करवाया, अहले बैत का तारफ़ उन्होंने करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितनी वीडियोज़ उनकी हैं आज तक किसी की नहीं है। तो और उसी उसी बिल्कुल। बंदे पे आपने 295 सी लगा दी कि गुस्ताखी रसूल आप लोग। तो ये चीज़ें बिल्कुल। इंसान को जेल में सबसे बड़ी उनके लिए परेशानी ये थी कि मुझे किसी भी जुर्म में, किसी मामले में मैं होता, मुझे जेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एलिगेशन 295 सी का मेरे ऊपर है ना, ये मेरे लिए जस्टिफाएबल नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये हो जाती है कि इस जुर्म में कम से कम मुझे नहीं होना चाहिए था। जी। चलें, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमें वक्त देने के लिए। बेस्ट विशेज़ हैं आपको भी, आपकी पूरी टीम को, कि आप अली भाई के केस को अच्छे तरीके से प्रोसीड करें। आखिर में आप या फिर अली भाई की तरफ से उनके स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम हो, हमें किस तरह से अभी प्रोटेस्ट अपना सोशल मीडिया पर करना चाहिए, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को ख़त्म जी, करते हैं। मेरा मैसेज सबके लिए यही है। डे फर्स्ट से हमारी जितनी मीटिंग्स हुई हैं और उसके दौरान एक ही बात उनकी तरफ से निकली। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपने जितने भी सुनने वाले हैं जो, उनको एक ही मैसेज दिया है कि आपने कभी भी स्टेट की किसी भी चीज़ को अपने हाथ में नहीं लेना और हमेशा कानून का एहतराम करना है और कोई ऐसा एहतजाज नहीं करना, कोई सड़कों पे आना नहीं है किसी तरह से, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ तो जंग रही है कि स्टेट के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने सोशल मीडिया पे पुरअमन अपना एहतजाज जो है ज़रूर करें और ये जो हमारी डिस्कशन जितनी भी हुई है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बातें हमने शेयर की हैं, जो चीज़ें इसमें कंडेम करने वाली हैं, ज़रूर उनको कंडेम करें, उनको ज़रूर हाईलाइट करें कि ये इश्यूज़ हैं व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली, इन प्रॉपर मैनर, इन प्रॉपर वे। और मेरा मैसेज ये है कि सब एक तहम्मुल से अपना तहम्मुल का मुज़ाहरा और सब्र का मुज़ाहरा भी करें
और दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें भी इस्तिकामत दे, हमें भी हिम्मत दे कि हम इसको मज़ीद आगे इसको लेके चलें और एज़ सून एज़ पॉसिबल अल्लाह पाक करे कि हम उनको बाहर लेके आएँ इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम सब दुआ करते हैं कि अली भाई जल्द अज़ जल्द बाइज़्ज़त बरी हों, और आपको भी बेस्ट ऑफ लक केस की प्रोसीडिंग्स के लिए। इंशाल्लाह अगर फिर मौका मिला तो ज़रूर आपसे हम वक्त लेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।